हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे सबसे इम्पोर्टेंट शो शॉर्ट ऑन जैब में। आज यश नहीं है और मैं हूं आपका होस्ट, या कह सकते हो हम ही दोनों हैं जो है राघवेंद्र तिवारी। मैं और मेरे साथ है क्रिकेट के फ्रीकेस्ट एडवाइस देने वाले व्यक्ति, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिकेट माइंड्स, यदिश बजाज साहब। वेलकम यदिश। थैंक यू राघवेंद्र। सो एज वी ऑल नो कि इंग्लैंड में इस समय चल रही है इंग्लैंड में चल रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड की एक टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पाकिस्तान को पूरी तरीके से निस्ता नाबूद किया है इंग्लैंड ने। उन्होंने हराया है पाकिस्तान को बाई एन इनिंग और 103 रनों से। मतलब पूरी तरीके से जो भी उनका खेल था वो पूरी तरीके से आउट क्लास किया है इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान को। तो सबसे पहले एक छोटा सा टेक ले लेते हैं यदिश का, देन विल कंटिन्यू ऑन द पॉइंट्स जिस पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यदिश, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट इन द लीड्स? लीड्स में हुआ क्या आखिर? एम्बैरेसमेंट, बेइज्जती, तौहीन। क्रिकेट नहीं खेला पाकिस्तान, ऐसा लगा ही नहीं। मतलब पूरी पाकिस्तान टीम में से कोई प्लेयर जो था, सिर्फ एक अब्दुल्ला शफीक और एक हद तक मोहम्मद अब्बास, वो अपनी बॉलिंग के साथ कंसिस्टेंट थे। उन्हें विकेट्स नहीं मिले पर उन्होंने बॉल अच्छा डाला। अब्दुल्ला ने पहले इनिंग्स में अच्छे रन बनाए, वो अच्छा दिख भी रहे थे। अली उस्मान को विकेट मिल गए पर उनकी बॉलिंग बहुत वेवर्ड थी, मतलब उनकी लेंथ सेट ही नहीं हो पाई। उन्होंने भी अच्छे खासे इकोनॉमी से रन दिए। बस सिर्फ दो प्लेयर थे जो ऐसा लगा पाकिस्तान की टीम के लिए खेलने आए थे, बाकी सब तो वो और बस खाना पूर्ति कर रहे थे जिसे कहते हैं टीम में। तो जैसा कि बजाज साहब ने कहा, मतलब इट वाज वेरी 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 मच, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि यार एक टीम जो एक रेनाउंड टीम थी एक समय की, पाकिस्तान वाज अ ग्रेट टीम, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग टीम इन द वर्ल्ड, उसका ये हालत होना वो भी गिवन कंडीशंस में, तो कहीं ना कहीं खराब लगता है। यदिश, आई आस्क यू वन थिंग, क्या बाबर आजम की कमी खली पाकिस्तान को इस मैच में बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा खली और मैं इस पे बाबर। इसी पे मैं कंटिन्यू भी कर रहा हूँ, मतलब बाबर आजम की कमी खली, पर क्या उस कमी के चक्कर में एंटायर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ? बाबर आजम की कमी तो एज अ कैप्टन और एज अ बैटर ज्यादा खली और एज अ कैप्टन भी खली। पर इंटायर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाना। सी, अगर बाबर इस मैच में खेलते तो खेलते किसकी जगह? शॉट शकील की जगह तो नहीं खेलते, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक या बाबर में से या शान में से कोई भी बंदा 5 नंबर तो नहीं खेलता ना। तो दोनों में से कोई एक ओपनर आउट होता। अगर इस मैच से पहले की बात करें तो अजहर उवैस खेलते ही खेलते इमामुल हक आउट होते, और इमाम ने पहली इनिंग्स में 40 ऑड रन तो बनाए ही थे। तो एज अ बैटर कमी तो खली, एज अ कैप्टन ज्यादा खली। सलमान अली आ गया एज अ कैप्टन, एज अ बैटर हर जगह से वो क्लूलेस। उन्होंने हैरी ब्रुक का एक रन पे कैच छोड़ दिया और फिर हैरी ब्रुक ने 91 भी बना दिए। तो बाबर की कमी, एक फिंगर इंजरी हो जाना, अब सेकंड टेस्ट मैच में देखने वाली बात होगी। बाबर की वापसी होगी तो उनके कंधों पे बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बाबर के एक दोस्त की बात करते हैं अब, रिजवान साहब की। रिजवान साहब बस टोटली कंफ्यूज, क्या हो रहा था सर उनके साथ? मतलब देख के नहीं लग रहा था कि ही वाज इवन अ बिट अ परसेंट इन्वॉल्वड इन द गेम। रिजवान का टाइम आ गया है। रिजवान का टेस्ट क्रिकेट T20 से ड्रॉप्ड है, ओडीआई से भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, और अब वक्त आ गया है कि उन्हें टेस्ट से भी ड्रॉप कर दिया जाए। उनका जो रिजवान, अगर हम रिजवान की बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग में रिजवान लगातार रन्स बनाते हैं। वो मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते थे, इस बार उनकी फ्रेंचाइज चेंज हुई और इस बार रिजवान वॉज क्लूलेस। मतलब अपनी टीम को जो हरवा रहा था बंदा, वो थे मोहम्मद रिजवान। और अब उनकी बैटिंग में झलक रहा है। उनकी पिछले 10 इनिंग्स में रिजवान की एवरेज है 28.7। 28.7 है रिजवान की एवरेज। और रिजवान वो बंदा था जो नीचे से आता था, वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट 40-50 रन लगातार बनाता था इस पाकिस्तान टीम के लिए। पर अब 10 इनिंग्स में एवरेज उनकी 28.7 है। और उन्होंने खेला कहाँ? उन्होंने वेस्ट इंडीज में खेला। उन्होंने उससे पहले बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैच खेले, वहां पे पिचेस अच्छी थी, वहां पे बांग्लादेश ने बहुत रन बनाए। उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला। तो उन्होंने ऐसे कोई सेना कंडीशंस भी नहीं खेली, बस एक एक ये टेस्ट मैच छोड़ के उन्होंने अपने घर पे और वेस्ट इंडीज या बांग्लादेश में तो खेला है। उसके बाद भी 28.7 के एवरेज। और रिजवान द विकेट कीपर, उनके रिव्यू जैसे वो लेते हैं, इतनी अपील्स जो पहले अच्छी लगती थी कि वो लगता था कि वो ज्यादा इन्वॉल्व है, अब वो चीजें बैकफायर करना शुरू कर चुकी है रिजवान रिजवान के लिए। आई थिंक रिजवान ट्राई कर रहे कि वो पहले जैसे रिजवान की तरह एक्ट करे। रिजवान वो रिजवान रहे ही नहीं है। शायद उनकी एज आ गई है या कुछ हो गया है,
रिजवान नीड्स रेस्ट, उन्हें कम से कम अच्छा खासा ब्रेक चाहिए, वो गए जाए डोमेस्टिक खेले, अपनी टेक्निक पे काम करे, अगर हो सके तो एक कमबैक करे। पाकिस्तान नीड्स अ बेटर विकेट कीपर नाउ। अग्रीड। रिजवान पिछले कुछ समय से लगातार आपने जैसे कि पीएसएल हो सब हो was टोटली नॉट अप टू द मार्क। मतलब ये वो रिजवान नहीं है जो हमने 2021-22 में देखा था जब वो फेमस विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान एट दुबई। उसमें वो रिजवान अलग था, उसकी शॉट मेकिंग अलग थी, वो कॉन्फिडेंस लेवल अलग था। अब वो रिजवान वैसा रिजवान नहीं है, सही कहा। बट असाइड रिजवान, आप शफीक को देखिए, अब्दुल्ला शफीक, आई गेस इज फिनोमिनल। पाकिस्तान का एक लौता बैट्समैन मेरे को लगता है जो हर एक कंडीशंस में अच्छा खेलता है। ही कैन प्ले स्पिन वेल, ही कैन प्ले स्पेस वेल। तो व्हाट्स अब्दुल्ला शफीक टोटल, मतलब है क्या मंत्रा अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग में जो इतना टफ सिचुएशन में वो परफॉर्म करते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट, अब्दुल्ला शफीक की हम आज बात कर रहे हैं क्योंकि उनके वेस्ट इंडीज वाले सेकंड टेस्ट मैच में रन आ गए। उससे पहले अब्दुल्ला वॉज ड्रॉप्ड और उनका ड्रॉप होना बनता था क्योंकि बाबर की कैप्टनसी में जब अब्दुल्ला का डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उन्होंने रन बनाए। उन्होंने एक बहुत ग्रेट पारी खेली जब बाबर ने द 197 फेमस बनाए पिंक थे। बॉल टेस्ट। हम्म, जब जब बाबर ने 197 बनाए थे तो अब्दुल्ला भी साथ में खड़े थे। श्रीलंका में जो पाकिस्तान ने 350 का जो टोटल चेस किया था चौथी इनिंग्स में, तब भी अब्दुल्ला ने पारी खेली थी। लेकिन जब शान की कैप्टनसी आई, अब्दुल्ला की टेक्निक एक्सपोज होना शुरू होगी। जब वो बैस बॉल एरा आया था, बैस बॉल एरा में जब वो इंग्लैंड ने उन्हें शॉर्ट बॉल के साथ, आउट स्विंगर्स के साथ, ऑली ऑली रॉबिन्सन और जिमी एंडरसन ने उनके घर पे पाकिस्तान की डेड विकेटों में अब्दुल्ला शफीक को परेशान किया। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक गए ऑस्ट्रेलिया, जब सैम और अब्दुल्ला ने ओपन किया और मिचेल स्टार्क ने कह के अब्दुल्ला शफीक को आउट किया था। उनके डंडे ऐसे उड़ते थे, उनकी आउट स्विंग पे तो ऐसा लगता है कि वो जस्ट हैंगिंग आउट की बस 3 इन स्विंग, वो ऐसा लगता था कि वो रेडी है इन स्विंग के लिए। जो जो कैमरन ग्रीन के साथ प्रॉब्लम है कि वो इन स्विंग के लिए रेडी है, वो इतना ज्यादा इन स्विंग के लिए रेडी है कि आउट स्विंग वाला बॉल उन्हें आउट कर देता है। तो अब्दुल्ला शफीक अब गए, उन्हें टाइम मिला, उन्हें 6-7 महीने लगे, उन्होंने डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्म किया, उन्होंने अपना जो कायदे आजम में टॉप किया और अब वापसी अब्दुल्ला की। तो हमें दिख रहा है कि अब्दुल्ला इज अ डिफरेंट प्लेयर। आज भी अगर आप अब्दुल्ला की टेक्निक देखें तो उनका जो हेड है वो हल्का सा वो गिर जाता है स्लाइटली टुवर्ड्स द राइटर साइड, जिसकी वजह से जो उनकी शॉट मेकिंग है जो आगे जाके उन्हें इन स्विंगर्स एट अ वेरी हाई पेस परेशान कर सकती है। पर अभी के लिए वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो बाबर और अब्दुल्ला ही टेक्निकली साउंड लगते हैं इस पाकिस्तान टीम में विद शान मसूद। अग्रीड, काफी मतलब वो सही कहा आपने कि शफीक का एक रफ पैच था, यानी उन्होंने ओवरकम किया क्योंकि उनको पता है कि वो कैसे मेहनत करनी होती है। एंड आई गेस ये चीज बहुत सारे पाकिस्तानी बैट्समैन पे लागू होती है कि उनको मालूम होना चाहिए कि कैसे आपको वापस आना है खेल में। आपने बेसबॉल का मेंशन किया था यदेश कि कैसे बेसबॉल के टाइम पे क्या हुआ, बट आई गेस इवन बेसबॉल अभी भी चल ही रहा है। कह तो रहे थे लोग कि बेसबॉल एरा इज ओवर, बट स्टिल बेसबॉल इज गोइंग ऑन क्योंकि ब्रुक की इनिंग्स हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो कॉक्स हो, उन्होंने खेला अपने ही तरीके से। दे वर नेवर अराउंड 40 या 50 के स्ट्राइक रेट, दे वर ऑलवेज अराउंड 70 to 80 90 के स्ट्राइक रेट। ग्रुप तो ऑलमोस्ट 100। हम्म। तो बेसबॉल का एरा तो रूट ने इस टेस्ट मैच से सीरीज से पहले कह दिया था कि वो उसी तरीके से खेलेंगे, बस थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेंगे, थोड़ा दिमाग लगा लेंगे, जो उन्होंने पता नहीं बेसबॉल के सेकेंड हाफ में जो उन्होंने छोड़ दिया था। मतलब आफ्टर आफ्टर दैट इंडिया इंग्लैंड सीरीज जहाँ पे इंग्लैंड इंडिया में आके हार गया, उसके बाद बेसबॉल आई थिंक वॉज डेड, वॉज बरीड। और आज जैसे एमिलियो गे इज अ डिफेंसिव प्लेयर, वो इतने शॉट नहीं खेलते। और जो डोमेस्टिक जो इससे प्रैक्टिस मैच खेला पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच से पहले, उसमें एमिलियो गे के दोनों इनिंग्स में डकते। एमिलियो गे ने पहले इनिंग्स में सिर्फ 33 रन बनाए, पर उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर था। 31 बॉल्स पे 33 थी, 31 बॉल्स पे 33 थे एमिलियो गे के, जो काफी डिफेंसिव प्लेयर है। तो हमें ये बताते हैं कि लीड्स की पिच कैसी थी और पाकिस्तान की बॉलिंग भी कितनी वेवर्ड थी। लीड्स की पिच की बात की, आई वाज फॉलोइंग 100 क्वाइट इन अ गुड वे। और वहां पे लीड्स तो यार एकदम बेल्टर था, इट वाज टोटली पाटा। हाँ, कोई भी आ रहा है, हमारा स्पेशली सनराइजर लीड्स का होम टीम, उन्होंने तो मतलब झंडे गाड़ दिए थे भाई। 240 200 कितने 200 ये, मतलब ऐसा लगता था कि 100 वाज प्लेइंग अलग ही लेवल पे, बाकी ग्राउंड पे अलग था और लीड्स में अलग था। क्या पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने इस लीड्स के विकेट को समझने में कुछ बेवकूफी की, या
उनके पर्टिकुलर गेम में ही गड़बड़ियां थी। पाकिस्तान ने हर फ्रंट पे बेवकूफ़ी की। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, टीम सिलेक्शन, स्क्वाड सिलेक्शन, किस चीज़ में उन्होंने गलती नहीं की, हमें वो देखना चाहिए क्योंकि वो भी नहीं मिलेगा एक्चुअली। उन्होंने टीम पहली बात, आप खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, 3 ऐसे बॉलर्स जिनकी एवरेज स्पीड 125 से 130 के बीच है। अब कैसे लास्ट कर सकते हैं 5 दिन के टेस्ट मैच में? या तो कंडीशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, आप वेस्ट इंडीज़ की उन पिचेस में खेल रहे हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ ने खेला था, तो फिर भी एक बार को समझ आता है। अब ऐसी पिच जो मैच से पहले हमें पता था ना, पिच रिपोर्ट तो हमें पता था, पाकिस्तान की टीम तो वहाँ पे कम से कम 5-6 दिन से है, उनके स्टाफ को तो ये पता होगा ना कि जो पिच है वो फ्लैट पिच है, और इंग्लैंड तो खेलता ही बेसबॉल है, तो उनकी जो पिच होगी वो फ्लैटर साइड पे होगी। तो आप 3 बॉलर्स ऐसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं जिनकी एवरेज स्पीड 130, मैक्सिमम टच होती है उनकी एवरेज स्पीड 130? खुर्रम शहजाद ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया था, उसके बाद खुर्रम ने परफॉर्म ही नहीं किया है। खुर्रम शहजाद की आज की इकोनॉमी भी 6 की है। चलो मोहम्मद अब्बास वो विकेट्स नहीं ले पाए, पर कम से कम उनकी इकोनॉमी अंडर 3 तो थी। मोहम्मद अली भी 4 साढ़े 4 की इकोनॉमी, फ्लैट था पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, वो उबेद शाह को खिला सकते थे, पर सवाल वही उठता है कि उबेद शाह ने भी जब सेकंड टेस्ट मैच खेला वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वो भी वेवर्ड थे बहुत ज्यादा। आई थिंक स्क्वाड सिलेक्शन में दिक्कत थी। इन्हें आकिब जावेद को लेना चाहिए टीम में। आकिब जावेद इनके लेफ्ट आर्म पेसर है, वो न्यूजीलैंड वाले ओडीआई खेले थे, वो 145 प्लस डालते हैं, वो कंसिस्टेंटली 140 हिट करते हैं, एक लेफ्ट आर्म पेसर है ऊपर से। आप आकिब जावेद को लाओ, आप मोहम्मद अब्बास, आकिब जावेद और मोहम्मद अली, इन 3 पेसर्स को खिलाओ, और साथ में आप एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल को खिला लो। टीम सिलेक्शन वाज ऑफ। वेरी मच ऑफ फॉर रियल, मतलब कुछ भी, क्योंकि जो मैच 3 दिन भी नहीं चला, कुछ भी नहीं चला, मतलब ये शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मतलब कहते हैं ना, मूवी इंटरवल तक नहीं पहुंची, व्यक्ति चल दिया, वही वाला हाल हुआ पाकिस्तान का इस मैच में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सो यदिश बजाज साहब हमारे, ये तो बाकी बातें हो गई, अब उन प्लेयर्स की भी बात की जाए जिनसे शायद उम्मीदें बहुत थी काफी, चाहे वो इंग्लैंड के यंगस्टर द शाइनिंग जेमी स्मिथ हो, चाहे वो एकदम नया सितारा अजहर अवेश, इवन सलमान अली आगा कप्तान खुद, ये तीनों का जो फ्लॉप ही कहूंगा मैं गेम, इनका गेम ऐसा कुछ नहीं था जो उन्होंने सरप्राइज किया, मैं अच्छा लगा वो देख के। इट वाज वेरी वेवर्ड। क्या कहेंगे आप अजहर अवेश, स्पेशली अजहर अवेश के ऊपर? अजहर ओवैस को मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो यंगस्टर है, उनका पहला ही इंग्लैंड का टूर था। हमने वेस्ट इंडीज़ के पहले टेस्ट मैच में भी पहली इनिंग्स में वो केमार रोच पे बोल्ड हुए थे, पर सेकंड इनिंग्स में उन्होंने सीखा, रन बनाए। दूसरे टेस्ट मैच में और सीखा और रन बनाए। आज वाला डिसमिसल, मतलब सेकंड इनिंग्स से उनका जो डिसमिसल हुआ, वो बहुत ही अनलकी तो कहना शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि शॉट तो उन्होंने ही मारा, वो लेग स्लिप पे लगे थे जो रूट, और उन्होंने बस क्लिप किया और वो आउट हो गए। लैक ऑफ मैच अवेयरनेस ही कहेंगे, जैसे वो आउट हुए और जैसे शकील आउट हुए, अनयूजुअल फील्डिंग पोजीशंस पे कैच आउट हुए, फ्लिक मारते हुए, एक का फ्लिक फाइन लेग की तरफ था, एक का जस्ट स्क्वायर लेग की तरफ था। और अजन ओवेस पहली इनिंग्स में वो जैसे आउट हुए, वो तो पहली बॉल ऑली रॉबिन्सन की अंदर आई, उन्होंने पैर ऐसे फेंक ही दिया, मतलब उनका पैर पहले आ चुका था, बैट आ ही रहा था और रास्ते में ही था, और बॉल ऑली रॉबिन्सन डाल रहे थे, जोफ्रा आर्चर नहीं। उनकी स्पीड 130 ही जाती है, 150 नहीं। I guess it's more of nerves for a हाँ youngster in हाँ, England. More of nerves. 110%। टेक्निक तो अगर उसकी खराब होती तो वो इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचता। इट्स मोर अबाउट नर्व्स। आपके सामने ओली रॉबिन्सन दौड़ता हुआ आ रहा है, लीड्स का ग्राउंड है, थोड़ा तो होता है। बीइंग अ यंगस्टर थोड़ा तो मुश्किल हुआ, उसी मेरे हिसाब से हजन ने हो गया। जेमी, आई वाज टॉकिंग अबाउट जेमी स्मिथ ऑल्सो। जेमी का 100 बहुत ही पुअर था, इट वॉज वेरी पुअर। और जेमी स्मिथ इंग्लैंड के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर हैं। इवन इंग्लैंड वाली सीरीज ही वाज नॉट इंडिया इंग्लैंड, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था कि जेमी स्मिथ वाज जेमी स्मिथ। नहीं, हम जेमी स्मिथ को देख रहे थे, खासकर जो टेस्ट सीरीज जब इंडिया के साथ हुई थी, ही वाज जेमी स्मिथ, दैट इज जेमी स्मिथ, वी नो। बट रिसेंट टाइम्स में जेमी स्मिथ ने पूरा अपना खेल खराब कर दिया है। क्या रीजन लग रहा है आपको विराट साहब कि मतलब हुआ कैसे? क्या टेक्निकल फेलियर है, या इज हैविंग सम ओवर वर्कलोड, या प्रेशर है कुछ? इंटरनेशनल क्रिकेट,
आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रोग्रेस करते हैं तो शुरू का जो टाइम होता है उसमें अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि टीम्स ने आपको अभी स्टडी नहीं किया जाता। जेमी स्मिथ के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। इंग्लैंड ने बहुत बहुत इन्वेस्ट किया जेमी स्मिथ में। 25 की चैंपियन ट्रॉफी में नंबर 3 खेले थे वो इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड जो रूट रन बनाते थे ऊपर से फिल शॉट और बेन डकेट स्टार्ट देते थे, और नंबर 4 पे रूट खेलते थे, और जेमी स्मिथ और जॉस बटलर फ्लॉप। चैंपियन ट्रॉफी डुबा दी, इंग्लैंड की चैंपियन ट्रॉफी डुबा दी। उसके बाद जो आपने जिक्र किया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, पहले 2 टेस्ट मैच में रन थे। ओवल वाला जो टेस्ट मैच इंग्लैंड जीती हुई पोजीशन से हारा, वो सीरीज जो 3-1 करने वाला था वो 2-2 हुई, क्योंकि जेमी स्मिथ और जेकब बेथेल दोनों यंगस्टर्स ने वो मैच डुबा दिया। हैरी ब्रूक और जो रूट अलग लेवल पे खेल रहे थे, वो तो मैच जिता चुके थे, और जेमी स्मिथ का टेक्निकल फ्लॉ दिख रहा है। मतलब साफ साफ वो ऐसे हैंग आउट कर देते, बैट ऐसे हवा में छोड़ देते, और आई डोंट थिंक कि अभी जेमी स्मिथ टेस्ट क्रिकेट डिजर्व भी करते हैं। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, आई डोंट थिंक कि उन्हें इस टेस्ट स्क्वाड की में जगह भी मिलनी चाहिए। उन्हें तो एक्चुअली डोमेस्टिक में जाना चाहिए, उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। उनका एशेस कितना कितना खराब गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके, आप किसी से भी आउट हो जाओ यार, मतलब जिससे होना है हो जाओ, पर आप मानस लाबुशेन बाउंसर मार रहा है, आप निकल पे उस पे, आप कैसे कर सकते हो? आप टेल एंडर नहीं आउट होएगा उस पे। टेक्निकल फ्लॉ है जेमी स्मिथ की बैटिंग में। वियर्ड डिसमिसल्स जो लगातार हो रहा है वो तभी होता है कि जब आप सही से, ना आपका सर हो ना पाँव चल रहे हो। वो कहते हैं, कोचेस कहते हैं कि तुम खराब तरीके से तभी आउट होगे जब तुम कुछ ना कुछ अपने टेक्निक में गलती कर। तो वही हुआ जेवी स्मिथ के साथ, क्योंकि अगर अच्छी गेंदों पे आउट होगा तो यार रिस्पेक्ट भी मिलेगी, हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। और ही इज अ टैलेंट, वो अच्छा टैलेंट है। एक टाइम था जेमी स्मिथ को हम टॉप 4 के कंटेंडर के रूप में भी देख रहे थे, बस परफॉर्मिंग इन एवरी फॉर्मेट। बट वही है, समय समय की बात है। विल ऑल्सो टॉक अबाउट सलमान अली आगा। आगा जी तो यार वनडे में तो आगा जी, T20 और टेस्ट में क्या हो जा रहा है? आगा जी तो सेवियर थे पाकिस्तान क्रिकेट के। मतलब इन टेस्ट एंड ओडीआई, जैसे ओडीआई की बात की, आगा जी वो वाली सीरीज जहाँ पे बैसबॉल ने मतलब बुल्ले लुट लिए थे पाकिस्तान के, वो जब वो टूर करने गए थे, वो बेन स्टोक्स की वो टीम, जिमी एंडरसन, ऑली रॉबिन्सन, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता था। नीचे थे शौद शकील, मोहम्मद रिजवान और आगा रन बनाते थे। और आज आज 5 साल बाद टॉप ऑर्डर थोड़ा रन बना देता है, नीचे से यही 3 डुबा देते हैं। सलमान अली आगा का, एक तो आगा जी की एज हो रही है, हम आगा जी बहुत लेट आए, आगा जी बाबर जितने ही हैं, और वो ऑन कार्ड है, मतलब ऑन उनका जो भी रिस्पेक्टिव नेशनैलिटी के लिए हमारे आधार कार्ड यूज होता है, मतलब ऑन पेपर वो 32-33 साल के है। रियल लाइफ में ही वुड बी अराउंड 35-36। तो एक एंड तो वी ऑल नो बैट्समैन क्रिकेट और एज का मैनिपुलेशन, इन सब कॉन्टिनेंट। ऑफ कोर्स इन सर्टेन कॉर्नर वेरी पर्टिकुलरली। हम्म, और विद अ बैटर एज के साथ आग जाती है, आए जाती है, जैसे सहवाग की गई, एक वक्त के बाद तेंदुलकर की भी जाने लग गई थी, तो आए जो होती है वो जाना शुरू हो जाती है। और आगा की बैटिंग में टेक्निकल फ्लॉ बहुत है। मतलब आप उनका फ्रंट फुट देखिए, वो अपना फ्रंट फुट पहले फेंक देते हैं, और उनका वेट ट्रांसफर अच्छा नहीं होता। आप बाबर का वेट ट्रांसफर देखना किसी दिन, और आप आगा का देखना, वो बाबर जाते हील टू टो जाते हैं, सलमान अली आगा बिल्कुल उल्टा जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वो ऐसी एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं। वो ड्राइव मारने जाते हैं, आप आगा को कभी ड्राइव मारते देखना, आपको उनकी ड्राइव कभी भी कन्विंसिंग नहीं लगेगी। वो चौके के लिए चली जाएगी, पर वो बीच में गैप खुल जाता है। और पहली इनिंग्स में वो ऐसे आउट हुए, वेस्ट इंडीज में वो ऐसे आउट हो रहे हैं, सेकंड इनिंग्स में एलबीडब्ल्यू कैसे खाया, वही वही इन स्विंगर जो लेट करती है, अंदर लेट करती है, वो अपना पैर पहले फेंक जाते हैं, और एक ऑकवर्ड पोजीशन में ड्राइव मारते हुए वो विकेट डंडा खा जाते हैं। टेक्निकल फ्लॉ, अगेन टेक्निक पे वर्क करने वाली बात है, और एज अ कैप्टन उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा था। आई डोंट थिंक सो कि अभी उनका लीन पैच चल रहा है। पहली बात, उन्हें इस मैच में कैप्टनसी देनी ही नहीं चाहिए थी। एक बैट्समैन जिसका लीन पैच चल रहा है, वो इंग्लैंड में सलमान अली आगा का पहला टूर है, आपने उन्हें कैप्टन बना दिया। आप एक टेस्ट मैच के लिए शान को फिर से बना देते, क्या चाहता था आपने? एक तो वो एक बैट्समैन के पहले ही रन नहीं बन रहे, आपने उन्हें कप्तान बना दिया, वो भी पाकिस्तान जैसी टीम का, जहाँ पे मीडिया तो कच्चा ही खा जाता है ना प्लेयर्स को, और ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे तो इन्हें तो कच्चा खाना बनता है। डिजर्व करते हैं, सही बात है। खैर, बहुत बल्लेबाजों की बात होगी, हमने पाकिस्तान के भी थोड़े बहुत गेंदबाजों की बात की। अब हम थोड़े इंग्लैंड के 4 पिलर्स की बात करते हैं।
जिन्होंने सच में ऐसा लग रहा है कि वो स्टार कमिंस, हेजलवुड और बोलैंड बना दिया ऑस्ट्रेलिया को। गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, पॉली रॉबिन्सन एंड जॉस्टन। क्या भला है भाई ये। मतलब इन्होंने तो अलग ही कुछ खेल कर दिया, या फिर ये पाकिस्तान ज्यादा कमजोर थी। पाकिस्तान ज्यादा कमजोर थी। बट स्टिल दे वर वेरी ब्रिलियंट। They were quite good, but Jofra and Gus are always good. मतलब they are always good. Ollie Robinson when he plays in England, he is very good. और ऐसी पिचेस जहाँ पे हेल्प हो, पहले दिन की पिच पे हेल्प थी तो ही वॉज वेरी गुड। पर ऑली रॉबिन्सन की फिटनेस इज अ मेजर कंसर्न। ऑली रॉबिन्सन की स्पीड, अब पाकिस्तान ने इतना खराब खेला, अगर कोई और टीम होती, मानो इंडिया ही होती, ऑली रॉबिन्सन इंडिया वाली सीरीज में नहीं थे ना, अगर वो इंडिया वाली सीरीज में होते उनका क्या हाल होता। वो जैसे 125-25 डालते हैं, ऑली रॉबिन्सन पाकिस्तान था तो उन्होंने आउट कर दिया। ऑली रॉबिन्सन को जब कंडीशंस मिलेगी, वो बहुत वो मतलब उनसे खतरनाक बॉलर नहीं होगा। पर जब कंडीशंस नहीं होगी, ऑली रॉबिन्सन फ्लैट पड़ जाएंगे। और आज विकेट्स है तो आज विकेट्स है तो आज तारीफ कर देंगे तो सबको अच्छा लगेगा। पर आई थिंक ऑली रॉबिन्सन और साथ में स्टिल यार दिस जो स्टिल यार दिस 29 ओवर्स, 29 ओवर्स ही बोल यार पूरे मैच में 29 ओवर डालना। 2 दिन का ही तो टेस्ट मैच हुआ है। 2 दिन के टेस्ट मैच में आप 180 ओवर का मान लो खेल हुआ, उसमें आपने 30 ओवर डाले, तो यार फिटनेस तो ठीक ही है थोड़ी सी। होप सो उनकी फिटनेस अच्छी रहे, क्योंकि ऑली रॉबिन्सन मतलब वो ना इम्प्रेस, वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में आए थे पहली बार, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की 2021, वो WTC फाइनल से पहले वाली सीरीज इंडिया के साथ, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद वो इंजर्ड हो गए और उनके कुछ सेक्सुअल वो ट्वीट सामने आ गए थे पहले के, तो फिर ECB ने उन्हें बैन भी कर दिया था। फिर उसके बाद मेरे लिए ऑली रॉबिन्सन का सबसे अच्छा उनके जो करियर का मोमेंट था वो था जब उन्होंने पाकिस्तान के फ्लैट डेक्स पे परफॉर्म किया था इंग्लैंड के लिए। वहां पे उन्होंने प्लानिंग के साथ, बेन स्टोक्स के साथ प्लानिंग करके अच्छे से आउट किया था। अभी न्यूजीलैंड वाले टेस्ट मैच में उन्होंने एक मैजिकल स्पेल डाला पर फिर इंजर्ड हो गए। हम्म। अभी उनकी इंजरी उनसे दूर रहे। और जॉर्ज टंग मैजिक, मतलब कहते हैं ना मैजिक बॉलर है, मतलब उनके सर पे लगता है रब जी का हाथ है, क्योंकि वो वेवर्ड तो बहुत रहते हैं और फिर भी वो आउट कर जाते कैसे ना कैसे। वो 2 ओवर में ऐसी एक मैजिक बॉल डाल देते हैं और आउट कर जाते हैं, वरना वो बहुत वेवर्ड रहते हैं, वो एक्चुअली बहुत वेवर्ड रहते हैं। और जो टेस्ट मैच में जो कहते हैं शुरू से कि जो बॉलर कंसिस्टेंट नहीं है वो आउट नहीं कर पाता, पर जॉर्ज टंग इज राइडिंग ऑन हिज लक। जैसे पहले मार्नस लाबुशेन लक पे राइड करते थे, उनके कैचेस छूटते रहते थे, अभी जॉश टंग लक पे राइड कर रहे हैं। जॉश टंग इज लाइक हर्षल पटेल आई गेस। मार तो हाँ, बहुत खाता है लेकिन विकेट ले जाता है। तो ये खैर गुड फॉर हिम, बस थोड़ा सा इकोनॉमी कंट्रोल कर दिया और विकेट तो दे ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगेन आर्चर तो यार, आर्चर इज आर्चर, उसका कोई है ही नहीं, डिफरेंस नहीं। और स्टिल मेरे हिसाब से आर्चर का लेकिन रन बहुत लंबा हो गया है। ही नीड अ ब्रेक, उसको ब्रेक दे दो यार। वो IPL खेला, फिर ये वाली सीरीजें खेला, फिर खेला खेला खेला, थक गया यार। अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा आर्चर, उन्होंने टीम में 6 फास्ट बॉलर नेम फिर किए थे। और लंबा ब्रेक चाहिए उसको यार, बहुत लंबा हो गया आर्चर का सीजन, और हर में परफॉर्म करके आया वो। और व्हाट अबाउट गस? गस का जो सेकंड इनिंग का स्पेल वाज वेरी ब्रिलियंट, बहुत सुंदर स्पेल था वो। गस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, मतलब गस इंग्लैंड का ऐसा प्लेयर है जो बैट के साथ भी उन्हें बहुत अच्छा करके देता है, बॉल के साथ तो वो ऑलवेज मतलब हमेशा टप्पे पे। बहुत कम सिचुएशन है जहाँ पे हमें देखेगा कि गस एटकिंसन वेवर्ड हो गया है, ऐसा होता ही नहीं। मतलब वो बहुत अच्छा बॉलर है जो रिदम के साथ डालता रहता है और उनकी स्पीड भी अच्छी जाती रहती है। ऐसा भी नहीं होता कि मतलब पहले सेशन में उनकी स्पीड 135-140 है, फिर आखिरी सेशन आते आते वो 125 डाल रहे हैं, वो मेंटेन करते हैं। ही इज लाइक इकबाल मूवी में था ना, वो सिक्के पे गेंदबाजी करना, ऐसी गेंदबाजी है गस एटकिंसन की। सो इट लुक्स गुड। कोई आपकी कुछ भी इच्छा है पाकिस्तान की गेंदबाजी पे कुछ भी बोलने का? मतलब जिस तरीके से हुई है उसके बाद। इन बॉलर्स की गलती नहीं है जो खेल रहे हैं, मतलब जिन्होंने इन्हें सिलेक्ट किया है, गलती एक्चुअली उनकी है। आप आपके पास जितना आपके अंदर है आप वो अपना सब दे रहे हैं,
अब उनके अंदर आप उनसे एक्सपेक्ट ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप एक एक लाइनअप में मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली और खुरम शहजाद नहीं खेल सकते। आपको अपने डोमेस्टिक में आपके पास अली रज़ा है, आप उन्हें ग्रूम कीजिए, आपके पास आकिब जावेद है, आप उन्हें ग्रूम कीजिए, आप ऐसे बॉलर्स को ग्रूम तो कीजिए तो डालते 140 प्लस। पाकिस्तान इज बॉलिंग। ओके, सो आखिरी पे आते हैं, ऑलमोस्ट हमारे एंड पे आते हैं शो के। तो फर्स्टली एक ही चीज पूछूंगा, आपके हिसाब से इस मैच का आपका फेवरेट प्लेयर कौन था? और क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या इंग्लैंड और उसके फैंस ने बेन स्टोक्स को मिस किया? आज तो जीत गए तो आज तो बेन स्टोक्स को मिस नहीं किया, जब हारेंगे तब बेन स्टोक्स की याद आएगी। वैसे मेरा ओपिनियन तो यही है कि ठीक समय पे रिटायर हो गए बेन स्टोक्स, क्योंकि उनकी बैटिंग जा चुकी थी। वो 10 इनिंग्स में एक इनिंग्स उनकी बैटिंग आती थी, बेन की बैटिंग खत्म हो चुकी थी और एज अ बॉलर खेलना लगातार ठीक नहीं था। तो या और इस मैच का फेवरेट प्लेयर मतलब बेस्ट प्लेयर है, जो भी लगे कि हाँ इसका इम्पैक्ट तो था। यू कैन चूज इम्पैक्ट बोथ बॉलर और बैट्समैन, एक एक आप चूज कर सकते हो कि बैटिंग में ये रहा, बॉलिंग में ये रहा। इम्पैक्ट तो जॉश टंग का और ऑली रॉबिन्सन दोनों का ही, पहली इनिंग्स में जो उन्होंने कर दिया उसके बाद पाकिस्तान पांच मैच में पांच। कभी आ ही नहीं पाया। और जॉर्डन कॉक्स इज अ गुड फाइंड फॉर इंग्लैंड, नंबर 3 का बैटर। वो नंबर पहले 3। ओली पोप को उन्होंने सेलेक्ट किया, शुक्र है उन्होंने ओली पोप को खिलाया नहीं, जॉर्डन कॉक्स को ट्राई किया। जॉर्डन कॉक्स। जॉर्डन कॉक्स, ओके। कोई उम्मीद है अब आने वाले टेस्ट मैच से? कुछ भी, या लग रहा है कुछ बदलाव हो सकता है? एक छोटा सा टेक, बिकॉज इट्स अ रिव्यू वीडियो, हम प्रीव्यू नहीं करने वाले। इंग्लैंड में फास्ट बॉलिंग में बदलाव होगा। ब्रांडन कार्स वुड बी इन फॉर जोफ्रा। जोफ्रा को रेस्ट मिलना चाहिए। अगर कोई इंजरी होती है तो एक और कोई मैथ्यू फिशर या सैम कुक आ सकते हैं। बैटिंग में तो कोई बदलाव नहीं होगा। पाकिस्तान में काफी बदलाव होंगे। बाबर आएंगे, शायद अजहर उवैस को ही बाहर बैठना पड़े क्योंकि इमाम ने पहले इनिंग्स में रन बना दिए थे। तो शान फिर से, सॉरी, अब्दुल्ला ओपन करेंगे, शान 3, बाबर 4। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मांगेंगे तो मैं तो कहूंगा कि सलमान अली आगा को भी ड्रॉप करना चाहिए और साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान को भी ड्रॉप करना चाहिए, गाजी गौरी को खिलाना चाहिए। अगर यंग बंदा फेल होता है वो फिर भी अच्छा है, पर अगर एक एक्सपीरियंस बंदा लगातार फेल हो रहा है, आप ग्रो भी नहीं कर रहे उससे। यंग फेल हो रहा है वो जाके सीखेगा, एक्सपीरियंस बंदा फेल हो रहा है, उसकी टेक्निक में फ्लॉ है, वो दिख ही नहीं रहा। मतलब एक होता है ना बंदा की स्ट्रगल कर रहा है, और दूसरा होता है कि वो साफ साफ पता चल रहा है कि वो रन नहीं बना सकता। रिजवान के साथ वो वाला फेस चल रहा है कि वो रन नहीं बना सकते, ऐसा लगता है। फास्ट बॉलिंग ग्रुप में उनके पास एक ही ऑप्शन है, उबैद शाह को लाए, और साथ आमिर जमाल ऑलराउंडर है, पर आमिर जमाल एज अ थर्ड पेसर तो नहीं खेल सकते और एक स्पिनर तो खेलेगा ही, तो आमिर जमाल आई डोंट थिंक सो विल प्ले। उबैद शाह खेलेंगे इंस्टेड ऑफ खुरम शहजाद, एंड रिजवान शुड बी ड्रॉप्ड, गाजी गौरी शुड बी इन, बाबर वुड कम बैक। करके सारे बदल दो। वही बात होगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी था यही था, एक 2 दिन का प्रैक्टिस मैच मिल गया यार इंग्लैंड को, क्योंकि रिजल्ट तो टेस्ट मैच जैसा था नहीं। वही हुआ जो हुआ, पिच को समझ नहीं पाया, एंड पाकिस्तान भी क्रिटिसाइज पाकिस्तान अलॉट। मेरा तो टेक यही है कि भी क्रिटिसाइज पाकिस्तान क्रिकेट अलॉट डिजर्व करता है, क्योंकि हमने वो पाकिस्तान देखा इसका टेरर था। हमने उस पाकिस्तान को देखा जब वो खेलने आता था, लोग देखते थे। अब पीपल डोंट वॉच पाकिस्तान प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि उनको पता है कि दे वोंट बी परफॉर्मिंग एट जिस जिस तरीके से उनको करना चाहिए। तो यही था हमारा रिव्यू शो अबाउट पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच जो लीड्स में हुआ, और इंग्लैंड ने धराशाही कर दिया पाकिस्तान को। एंड थैंक्स जरीस बिराज साहब जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हम आपको कहते हैं अलविदा, और अगली बार मिलेंगे हमारे लीड पैनल के साथ। आपका होस्ट यश चौधरी विल बी बैक विद हमारे कुमार गौरव। थैंक यू और एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस। थैंक यू, थैंक यू।